गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इवनिंग सर। हाँ, सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, एक प्रॉब्लम मैंने कहा था कि वो एक प्रॉब्लम है। रोटेशनल मोशन का एक प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम वर्मा सर का। वही करूँगा, उसके बाद ग्रेविटी में चला जाऊंगा। तो ये 61 वाला प्रॉब्लम, ये जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें क्या था, एक पार्टिकल आकर एक रॉड से टकराता है। ठीक है, तो वही problem में suppose the particle of the previous problem has a mass small m, speed v before collision and it sticks to the rod। और 60 में था वो पार्टिकल स्टॉप हो गया और इधर stick to the rod of mass m। Find the velocity of the center of mass of the system consisting the rod plus the particle। Okay, find the velocity of the particle with respect to c before the collision, the velocity of the rod with respect to c before the collision, find the angular moment of the particle, the rod over the center of mass c before collision, moment of inertia of the system, और velocity of the center of mass, angular velocity of the system। इस प्रॉब्लम में ही सब कुछ दे दिया, तो इसको मैं पहले करूंगा, फिर वीडियो में चला जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या कहा कि प्रॉब्लम नंबर 61। हाँ, ये एक रॉड है ऐसा, इसका ये है सेंटर ऑफ मास, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। हाँ, तो एक पार्टिकल ये पार्टिकल इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल का मास है m, उसका स्पीड है v। ये लेकर आता है, ये इधर चिपक जाएगा। तो उससे पहले पूछा है कि अच्छा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इसका वेलोसिटी ले लेते हैं v cm। ओके, इसको v cm लेता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले पूछा है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ सी एम बी सी एम एक कितना है, ये रॉड का मास है m, लेंथ है l, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है l/2। मैं क्या करता हूँ, ये इतना लेंथ को मैं स्मॉल l ले लेता हूँ, तो ये जो लेंथ है बाकी ये होगा l/2 माइनस l/2 माइनस l। तो ये जब चिपक जाएगा, ये रॉड में जुड़ जाता है यहाँ, तो इधर आके चिपक गया। तो ये है m, ये है स्मॉल m, और क्या होगा, इसी की वजह से ये इधर भी मूव करेगा और इसकी वजह से रोटेट भी करेगा। ठीक है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो सेम जगह में रहेगा। सेंटर ऑफ मास अब इधर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास को हम सी से लिखते हैं इधर, तो ये है सेंटर ऑफ मास। तो अब सी हट के इधर आ गया, तो सी इधर चला गया। तो सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम consisting the rod and particle। तो देखो बेटा, वी सी एम का फॉर्मूला क्या है, वी सी एम होगा
इस मास का वेलोसिटी तो 0 है, प्लस इसका वेलोसिटी है m इंटू वी डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस m। तो आ गया mg बाई m प्लस m। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला आंसर है। बी है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑफ स्मॉल m with respect to c before collision। तो रिलेटिव velocity of small m with respect to c center of mass, हाँ, before collision, before collision। तो ये कितना होगा देखो, ये इसी से इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिसका रिलेटिव में वेलोसिटी लेता है उसका वेलोसिटी को माइनस करना पड़ता है। तो v माइनस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए सिर्फ माइनस करने से हो जाएगा। तो ये तो है v और ये है एम वी बाई एम प्लस स्मॉल एम। तो ये आता है कैपिटल एम वी बाई एम प्लस एम। ये हो गया इसका रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। आप पूछा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रॉड, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू सी बिफोर कॉलिशन, बिफोर कॉलिशन। तो देखो ये क्या होगा, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो इसका वेलोसिटी से VCM को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका वेलोसिटी तो है 0, तो 0 माइनस VCM, तो ये हो जाएगा माइनस mv बाई m प्लस m। और ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्योंकि ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ माइनस, ओ सॉरी, ये तो स्मॉल m होगा, ये स्मॉल m होगा, हाँ, क्योंकि ये देखो ये जो वेलोसिटी VCM इतना निकाला था और m विथ रेस्पेक्ट टू c, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ CM इतना आया और ये VCM जितना आया, 0 माइनस VCM करना पड़ेगा। तो ये C पॉइंट अगर इस तरह VCM में जा रहा है, ये बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है m, तो C तो विद रेस्पेक्ट टू C क्या लगेगा, ये VCM लेकर इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अब हम कार से जाते हैं तो जो बॉडी रेस्ट में आए, पेड़ पौधे सब पीछे की तरफ जाता है, तो ऐसा ही होगा। आप जो पूछा है सी पार्ट में क्या है, सी में वेलोसिटी ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू सी। अच्छा, ये तो हो गया। डी पार्ट में है एंगुलर मोमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड द रॉड और द सेंटर ऑफ मास सी बिफोर कॉलिजन। एंगुलर मोमेंट कितना है, तो इसके लिए पहले हम लोग ये सी का पोजीशन निकालेंगे, हाँ। तो अगर मोमेंट लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो इधर आए एम भी और इधर है 0, ठीक है ना। तो आ, वो एम भी का मोमेंट नहीं, सबसे पहले हम ये एल और L/2 माइनस एल का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, m1 L इक्वल्स टू m इंटू L2 माइनस L/2 माइनस एल, ठीक है ना। तो मास अगर इधर है तो ऐसे हम लोग लेते हैं, तो ये m इंटू एल इक्वल टू कैपिटल M इंटू L/2 माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ से देखो
ये एम एल को इधर लाएगा तो एम प्लस स्मॉल एम इंटू एल इक्वल टू एम इंटू एल बाई टू। ठीक है, तो स्मॉल एल कितना आया, एम बाई एम प्लस एम इंटू एल बाई टू, ये इतना आया। तो एल बाई टू माइनस एल कितना आएगा, देखो स्मॉल एल जब निकाला इसमें कैपिटल एम आया, ये स्मॉल एल है सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस, इसमें कैपिटल एम आया, तो जब इसका पोजीशन निकालूंगा तो स्मॉल एम आएगा, तो ये स्मॉल एम एल, और इधर वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। अच्छा एम प्लस एम, अच्छा ये टू देखने में लगता है स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, इंटू टू इधर लिखना चाहिए था, भूल गया तो उधर लिख दिया। तो ये हो गया। अब देखो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सी, तो ये कितना आएगा, ये जब स्मॉल एम एंगुलर मोमेंटम, तो find the angular moment of the particle and the rod about the center of mass। तो सबसे पहले स्मॉल एम को निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है एल, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू सी कितना आएगा, इसका वेलोसिटी देखो विथ रेस्पेक्ट टू सी, इसका वेलोसिटी होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वही होगा, ठीक है ना, एम वी बाई एम प्लस एम। हाँ, तो ये कितना होगा, स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू सी इंटू स्मॉल एम, तो स्मॉल एम, और ये कितना है, ये है एम वी बाई, कितना आया था, एम वी बाई एम प्लस एम, एम प्लस स्मॉल एम, ये हो गया वी सी एम, अभी एल है, एल का वैल्यू आया था एम एल बाई टू इंटू एम प्लस एम, तो ये हो गया एम स्क्वायर एम वी एल डिवाइडेड बाई टू एम प्लस स्मॉल एम होल स्क्वायर, ठीक है ना, एम स्क्वायर स्मॉल एम वी एल बाई इतना। और इसको अगर निकालूंगा, ये कैपिटल एम का विद रिस्पेक्ट टू सी कितना होगा, ये होगा एम इंटू इसका वेलोसिटी, हाँ वी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू सी इंटू डिस्टेंस आया था एल बी टू माइनस एल, तो ये हो जाएगा एम वी एम विद रिस्पेक्ट टू सी कितना आया था, ये आया था वी एम वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू सी, ये आया था माइनस माइनस एम वी बाई एम प्लस एम, ठीक है, और दिखाई नहीं देगा। अच्छा इंटू ये जो डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस है, ये इस पॉइंट से आपर ऊपर में है ये एल, तो एल को पॉजिटिव लेना है तो एल बाई टू माइनस एल, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ये एल बाई टू, तो इसको हम एक नेगेटिव साइन पुट कर देते हैं, तो फिर मैं दूसरी तरीका से इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, तो ये आता है, अच्छा एक तो बड़ा एम होना चाहिए, कहाँ कहाँ छूट गया, कहाँ छूट गया, वी एम सी, वी एम सी, ओहो ये तो बड़ा एम होना चाहिए, तो क्या इसका मास इंटू करना पड़ेगा ना, ये एम, तो ये होता है एम एम स्क्वायर वी एल बाई टू इंटू एम प्लस स्मॉल एम होल स्क्वायर, ठीक है, ये इसका वैल्यू आ गया। अच्छा आप एक चीज दिखाता हूँ, देखो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, ये तो सब वेक्टर है ना, ये डिस्टेंस को पॉजिटिव दिया तो इसको नेगेटिव देना पड़ेगा। अच्छा और एक चीज देखो, विद रेस्पेक्ट टू सी, ये एंगुलर मोमेंटम इस तरफ है ना, ये क्लॉकवाइज, और ये तो
इसको भी तो मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम इस तरफ होगा, है ना, इसका वेलोसिटी तो इस तरफ है, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ मैं दिखाता हूँ कि देखो, ये तो ऐसा कुछ था ना, इधर स्मॉल m है, इसका वेलोसिटी वी एम उधर टू सी, अच्छा इधर है सी, और इसका वेलोसिटी है, ये है कैपिटल M, ये इस तरफ है, इसका वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल l, और ये जो डिस्टेंस है ये है क्या, L/2 माइनस l। तो इसको देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव देने से इसको नेगेटिव लेना पड़ा, तो ये हो गया नेगेटिव, तो इस डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेना पड़ेगा तब बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि एल एम सी एंड एल एम सी, हाँ, बोथ आर क्लॉकवाइज, देखो बोथ आर क्लॉकवाइज, इसलिए दोनों का साइन सेम होना पड़ेगा। therefore if एल एम सी ये पॉज ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, क्योंकि बोथ है क्लॉकवाइज। और हम लोग ऐसे भी इसको मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो ये कर सकते थे, इसका वेलोसिटी में माइनस साइन को हटा दो और इस डिस्टेंस को भी माइनस नहीं लो, तो उसमें दिस इंटू दिस, तो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग माइनस साइन को नहीं लेकर भी कर सकता है, या से मैग्नीट्यूड लेके करेंगे तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, अब ई पार्ट में पूछा है, ये जो ई पार्ट में पूछा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द वर्टिकल एक्सिस टू द सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कॉलिशन। कॉलिशन हो गया है, एक पार्टिकल उधर चिपक गया, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा यही पूछा है, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये रॉड, ये रॉड वर्टिकल बनाना चाहिए था, आ, तो इधर एम है, इधर स्मॉल एम चिपक गया, और तो पूछा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो ये स्मॉल एम, इसका डिस्टेंस है तो स्मॉल एल, तो एम एल स्क्वायर प्लस ये रॉड, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबव सेंटर होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और प्लस ये तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेकर स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस एम इंटू L/2 माइनस एल इसका स्क्वायर। तो हम सब वैल्यू जो निकल के रखा पुट कर देंगे, तो एम इंटू एल का वैल्यू था, तो वो हम पुट करते हैं, तो आता है एम स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 था 4 हो जाएगा, एम प्लस एम इसका स्क्वायर, प्लस ये तो एम स्क्वायर बाई 12 है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, और इधर क्या होगा, स्मॉल एम आएगा, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4 एम प्लस एम होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट बाई पार्ट करना पड़ेगा, तो हम इसमें से एम एल स्क्वायर बाई 12 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक 1 आएगा, अब इसके लिए सोचो, ये 12 चला गया तो 3 रह जाएगा, तो ऊपर में 3 लाना पड़ेगा, तो ये कितना होगा, आ, अच्छा इसमें एम चला गया तो एक एम रह जाएगा, 3m चला गया, उसका डिवाइडेड बाई एम प्लस एम स्क्वायर,
ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये तो इसमें भी 4 था, तो ये होगा तो अच्छा चलो इसमें एम है उसका चला गया तो छोटा एम स्क्वायर और 3 रखना पड़ेगा, वाई एम प्लस एम इसका स्क्वायर है, इसका चला गया इधर स्मॉल एम। हाँ अब ठीक है, तो ये हो गया एम स्क्वायर बाई 12, इधर से 1 प्लस, इधर से देखो ये 3 स्मॉल एम बाई एम प्लस एम का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया तो इधर आ गया कैपिटल एम, इधर आ गया स्मॉल एम। हाँ इधर 3 है तो एक तो कट जाएगा, तो अब कितना आएगा एम स्क्वायर बाई 12, इधर आएगा एम प्लस एम प्लस 3m बाई एम प्लस एम, तो ये आता है एम स्क्वायर बाई 12 एम स्क्वायर बाई 12 इंटू एम प्लस 4m। और इस प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए, खुद करने की कोशिश करो और देख लो। हाँ अगर ना हुआ तो देख लो, एक प्रॉब्लम करोगे तो 10-20 प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा आप पूछा है, आप क्या पूछा है, आप पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास आफ्टर कोलिजन, नो टॉर्क इज एक्टिंग सो VCM remains constant. Okay, no torque, no external torque actually, external torque is acting, therefore VCM सेम रहेगा, इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू VCM कितना था MV बाई M प्लस एम, जैसा था ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये छोटा एम है। अच्छा आप पूछा है कि इसका मोमेंटम कितना है, तो मोमेंटम तो होगा देखो IC इंटू ओमेगा। हाँ ये अगर ऐसे हीट करेगा तो इस तरह एक मोमेंट आ जाएगा, एंगुलर स्पीड आ जाएगा ओमेगा, तो IC इंटू ओमेगा होगा एंगुलर मोमेंटम बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होगा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियल तो देखो सिर्फ हर चीज तो स्टैटिक कंडीशन में था, ये एम भी इंटू ये एल, ठीक है ना, तो बाकी सब तो स्टैटिक कंडीशन में था, तो ये होगा एम भी एल के बराबर। तो आईसी का वैल्यू तो हम लोगों ने निकाला है, आईसी हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एम प्लस 4m बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ओमेगा इक्वल टू एम भी इंटू स्मॉल एल आया था कैपिटल एम एल बाई एम प्लस एम 2 इंटू एम प्लस एम। तो यहाँ से देखो एक एल कट जाएगा, ये एम कट जाएगा और इसको कटोगे तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या कट जाएगा, तो ओमेगा आता है, इस 6 को उधर ले जाओ, 6mv डिवाइडेड बाय एम प्लस 4m इंटू एल, इधर एक एल था उधर का, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो गया ये प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को पुट करने की कोशिश करो और देख लो मैंने क्या किया, तो ये हो जाएगा, एक प्रॉब्लम करोगे तो 10 प्रॉब्लम कर सकोगे। तो आप हम लोग जाते हैं ग्रेविटी में, ग्रेविटेशन ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एक प्रॉब्लम ने करीब आधा घंटा ले लिया, तो हाँ तो ग्रेविटी में पहले आता है
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। हाँ, एक पार्टिकल एक हर दूसरा पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। एनी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एनी अदर पार्टिकल। तो उसके लिए लॉ क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये सबसे पहले आता है। मुझे मालूम है कि ये सब लोग तुम जानते हो, फिर भी करने के लिए हर टर्म को इसका डिस्टेंस ले लो आप। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सेम बाय सेम फोर्स। वेक्टर साइन लगाएगा तो यह है बीच में डिस्टेंस। तो ए प्रोपोर्शनल टू m1 m2 when r equal to constant, और ए प्रोपोर्शनल टू 1 by r square when m1 m2 equal to constant। तो अगर m1 m2 and r both are variable, then a proportional to m1 m2 by r square। देखिए, इसमें इसको कांस्टेंट कर दो तो इसके साथ प्रोपोर्शनल आ जाएगा, इसको कांस्टेंट कर दो तो इसके साथ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इसको अगर हम इक्वल टू साइन में देंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है कैपिटल जी। तो जी m1 m2 by r square। तो ये जो जी है, जी का वैल्यू है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, या हम लोग एसआई यूनिट कह सकते हैं, एसआई यूनिट। और इसका वैल्यू सीजीएस में होता है 6.67 10 to the minus 8 सीजीएस यूनिट। जैसे कि इसको डाइन, इसको सेंटीमीटर, इसको ग्राम लेना पड़ेगा। तो सीजीएस ये है जी का वैल्यू। अब ये जो जी है इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी is not affected by any physical parameter। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, बॉलोइंग, कुछ भी हो सकता है। और उधर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रह सकता है, कुछ भी। एंड पर्टिकुलरली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम between the two particles। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। और सिमिलर कांस्टेंट आता है स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में। उधर वो जो कांस्टेंट आता है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो जी, इसलिए जी को एक यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। ये किसी पैरामीटर से चेंज नहीं होता, और इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। आप इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, ये एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि भाई इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो ये है मान, ये है तो ये होगा फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। और ये होगा फोर्स ऑन 2/1, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ये होगा आर। तो फोर्स ऑन 1/2 को हम लिखेंगे जी m1 into बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर साइन के लिए हम लोग को r12 कैप लेना पड़ेगा। r12 कैप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो जी m1 into बाई आर स्क्वायर इंटू r12 वेक्टर, यहाँ से यहाँ का जो वेक्टर है उसको r फ्रॉम 1 to 2 हम ले सकते हैं। तो उसको अगर r का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो जी m1 into
वाई आर क्यूब इंटू R12, ठीक है। ये होगा इसका वैल्यू वेक्टर फॉर्म में, और 821 ये क्या होगा, ये होगा GM1 इंटू वाई आर क्यूब इंटू R2 to 1, ठीक है। ये वेक्टर 2 से 1 तक लेना पड़ेगा। तो जैसे कि R12 इक्वल टू माइनस R21, देखो R12 इस तरफ है, ये है R12 वेक्टर, और R21 है इस तरफ, ये है R21 वेक्टर। तो इसलिए इसको माइनस लगाओगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों इक्वल। तो देयरफॉर F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, आप हम लोग ग्रेविटी में अगर सोचेंगे कि दो स्टोन चिप्स लिया, स्टोन ले लिया, ऐसा एक पत्थर ले लिया, इधर भी एक पत्थर है, तो अगर इन दोनों में से फोर्स को निकालना चाहिए तो फोर्स नहीं निकालेगा, क्योंकि इसका मान लो एक पार्टिकल, तो इस पार्टिकल को इसका हर एक पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा, और रिजल्टेंट इसका जो रिजल्टेंट है ये ले लेंगे, तो इसका ऊपर फोर्स आ जाएगा। अब इसका ऊपर जैसा फोर्स आएगा हर एक पार्टिकल के लिए करना पड़ेगा, कंप्यूटर भी कर नहीं सकता। तो ये टिपिकल से पार्टिकल के बीच ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है ये हम लोग निकाल नहीं सकते। ओके, वी कांट फाइंड gravitational force between two odd set, या नॉन स्फेरिकल कह सकते हैं। स्फेरिकल होगा तो होगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ऑड सेट बॉडीज, ओके। ये दोनों बॉडी के बीच में ये फोर्स कितना है ये हम लोग निकाल नहीं सकते, तो सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। हाँ, तो अगर ये एक स्फेरिकल बॉडी है, ये भी एक स्फेरिकल बॉडी है, तो इसके अंदर दोनों में फोर्स कितना है ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसका सेंटर टू सेंटर को आर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोर्स भी एक है, ये फोर्स भी एक है, तो जैसा हम लोग का फॉर्मूला था F इक्वल टू G/m/r² आ जाएगा। अगर एक ये जो स्फेरिकल है, ये अगर स्फेरिकल सेल है, हाँ, सेल का मतलब ये मान लो थिकनेस सेम है हर जगह यूनिफॉर्म, इधर ही मटेरियल है और बाकी जगह मटेरियल नहीं है, होलो। तो इसके लिए हम लोग सेंटर में टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड ले सकते हैं। फॉर एनी पार्टिकल आउटसाइड द होलो स्फीयर वी कैन टेक द टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो ये फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं बाय सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फोर्स हम निकाल सकते हैं G/m/r², यही से। तो लेकिन ये जो स्फेरिकल बॉडी है, हाँ, इसके इसमें थिकनेस बाय ड्रॉ नहीं, ये स्फेरिकल होलो सेल है, ठीक है, ये ही इसका थिकनेस है। इसका अंदर अगर कोई पार्टिकल रख दो तो इसके ऊपर नेट फोर्स, ये तो मास है, तो इधर नेट फोर्स ऑन स्मॉल m इक्वल टू जी। तो क्यों ऐसा होता है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, यह सही सेंटर को लेकर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, ये सेंटर से जाता है कैपिटल, और इधर से मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है ना, अच्छा, फिर एक दूसरा पिक्चर बनाकर दिखाता हूँ। हाँ, ये पार्टिकल इधर है, तो इधर ले लेता हूँ, तो दिखाना पड़ता है, जगह चाहिए ना। तो ये इधर है, मान लो एक छोटा सा पार्टिकल है, इधर भी एक छोटा सा पार्टिकल है, ये दोनों इस एम को
इस तरफ और इस तरफ फोर्स देता है, तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, और दो कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ठीक है। तो ये देखो ऐड हो जा रहा है और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा हमने, ऐसा, ये तो एक्चुअली ये तो ऐसा है, ऐसा स्पेरिकल है, तो हम लोग एक ऐसा भी स्पीयर लेकर कर सकते हैं। तो जिधर भी जाएंगे ऐसा ऐसा दो फोर्स आएगा। हाँ, तो ये सिमिलर एंगल में ले लेंगे, तो ये जो वर्टिकल फोर्स है ये ऐड होते जाएंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल फोर्स ऐड हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या मिलेगा, इसका ऊपर एक फोर्स है एक। तो ये देखो इस तरफ जो पार्टिकल है इसको भी ऐसे हम ले सकते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल, ये दोनों डायरेक्शन में फोर्स कट जाएगा, लेकिन ये ऐड हो जाएगा। तो इधर देखो मेटेरियल कम है, इधर यह ज्यादा मेटेरियल है, लेकिन इसका डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो ये, हाँ, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने इसको प्रूव किया कि ये दोनों फोर्स बराबर है। इसके ऊपर अपवर्ड जो फोर्स है रिजल्टेंट, और इस तरफ जो फोर्स है ये दोनों सेम है। तो टोटल फोर्स कट जाता है, इसलिए इसका अंदर, कोई सेल के अंदर चले जाओगे तो इधर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा इसका अंदर, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स हर डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स आ जाता है जीरो। तो ये समझ में आया मुझे लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो ये मान लो अर्थ सरफेस, इधर एक पार्टिकल को रखा इधर, तो इसको अर्थ अपने तरफ एक फोर्स से खींचते हैं टूवर्ड सेंटर, ये है सेंटर। तो हम लोग ले सकते हैं कि अर्थ का टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। तो और इसको अगर यहाँ से छोड़ दो तो इसको, इसका ऊपर जो, इसका जो एक्सीलरेशन आएगा वही है स्मॉल जी, ठीक है ना। तो स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स है एम जी, और अगर हम जी से लिखेंगे तो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है, तो एम जी इक्वल टू जी। आयुष तो आज कुछ नहीं कहते हैं, तो मुझे लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कोई नहीं आयुष बस डाउट जी नहीं सर, हो रहा यस है, सर। कोई डाउट नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं, वो जो सर वो प्रॉब्लम किया हमारे था, कोचिंग में पढ़ा चुके हैं ये। हाँ, वो कोचिंग में ये पढ़ा चुके हैं ये वाला चैप्टर। हाँ, हाँ, एक बार रिवाइज कर लो जो तुमने पढ़ा। लेकिन ऐसा कुछ बच्चे हो सकता है जो नहीं पढ़ा, तो इसलिए तो मुझे तो करना ही पड़ेगा पूरा। अच्छा आयुष बेटा, वो प्रॉब्लम समझ में आया, वो 61 वाला, ये वाला प्रॉब्लम हाँ सर, ये आगे ये वाला पूरा समझ में, ये खुद भी। खुद भी किया, वाह बहुत बढ़िया। हाँ, खुद करने से बहुत अच्छा होता है। और मैंने तो कह दिया कि वर्मा सर का किताब करने के लिए जितना किया हुआ प्रॉब्लम है ना उसमें, वो सबसे पहले देख लो। हाँ, आधा काम तो उसी से हो जाएगा, क्योंकि उधर एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। अच्छा आप देखो, चेंज चेंज ऑफ जी, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे विथ ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड एवरेस्ट के ऊपर चल जाओ, जी का वैल्यू थोड़ा सा घटे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा इधर एक मास को इधर रखेगा, इधर वैल्यू है जी, हम एच हाइट में चला गया, इधर है जी, ठीक है। एच तो बहुत बड़ा दिखा दिया, तो ठीक है चलो। तो इसमें
एम जी डैश आएगा जी एम एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, और एम जी आएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा जी डैश बाई जी। ठीक है, डिवाइड करने से जी एम एम तो कट जाएगा, तो इधर आर बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये है when G is comparable with R। ठीक है ना, तब ये फॉर्मूला से हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन छोटा मोटा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर भी हो सकता है, तो उसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें क्या है, 46 जाएगा 48। लेकिन आयुष, वो जो मैंने ये दिखाया ना सेल थ्योरम का, हाँ, तो क्यों अंदर जीरो होता है, ये तो कहीं भी सिखाते नहीं। ये क्यों जीरो होता है ये समझाया? सर जिधर वो तुमने बस किया। बता दीजिए कि अंदर बस जीरो होता है, ये याद रख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, हर जगह ऐसा ही करता है। ये एक लॉजिक मैंने क्रिएट किया कि अभी तो इसका प्रूफ हम लोग कर नहीं सकते, और मैं कब किया तो भूल गया। ये एक छोटा सा लॉजिक देखो, इस लॉजिक से तुम समझ जाओगे क्यों अंदर जीरो होगा। ठीक है ना, तो ये आया जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर बाई आर प्लस एच। इसको हम ऐसे आर प्लस एच बाई आर होल टू -2 लिख सकते हैं। तो जी इंटू ये 1 प्लस एच बाई आर होल टू -2। अब वो जो सीरीज है टू द पावर एन, इसको हम इसको क्या कहते हैं, एन एक्स प्लस एन इंटू एन -1 बाई 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना। आगे इसको कौन सा सीरीज कहते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये है फॉर्मूला। हाँ, अरे बाइनोमियल थ्योरम, हाँ, ये नाम में याद नहीं आ रहा था। मैथमेटिक्स तो अभी सिखाते नहीं किसी को। तो बाइनोमियल इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऐसा आएगा। तो अगर if h is very very less than r, then h by r is very very less than 1, so we may neglect higher powers of h by r। ठीक है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उसको नहीं तो सिर्फ एच बाई आर ले सकते हैं, तो जी डस्ट इक्वल टू बन जाता है जी इंटू इधर -2 एन एक्स, वही तक लेके छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो छोटा मोटा हाइट के लिए ये फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अच्छा, आप विथ डेप्थ, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ, तो इधर हम सेंटर से ये मान लो इस डिस्टेंस में है। अच्छा, हाँ, और एक चीज देखो, इधर ये जो r प्लस एच है ना, ये तो डिस्टेंस इसका सेंटर से डिस्टेंस है। इसको अगर हम x लिख देंगे तो ये जी रेस्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस को अगर हम एक से लिखेंगे तो जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। जो ग्राफ बनाएंगे ना, अच्छा, इधर इस डिस्टेंस को मैंने x लिया है। ठीक है,
और ये जो डेप्थ है इसको हम स्मॉल h लिया है। तो इधर एक पार्टिकल जिसका मास है m, इसको रखेंगे तो ये क्या होगा, ये एक सॉलिड स्फीयर के बाहर होगा और एक होलो स्फीयर के अंदर होगा। ड्यू टू होलो स्फीयर इसका ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका मास हम लोग लेते हैं m डैश। ठीक है, तो m डैश कितना है, m डैश है इक्वल टू 4/3 पाई x क्यूब वॉल्यूम इंटू रो, रो इक्वल टू एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ मटेरियल। तो ये हो गया एम डस्ट। तो इधर हम अगर जी का वैल्यू जी डस्ट है तो एम जी डस्ट आएगा जी एम डस्ट एम बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एम एम कट जाएगा तो जी डस्ट आएगा जी बाई एक्स स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 4/3 पाई एक्स क्यूब रो। तो ये कट जाएगा। तो इधर देखता हूँ कि नया 4 पाई जी रो बाई 3 इंटू एक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं जी डैश इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। सेंटर से जितना डिस्टेंस है इससे ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग आपके सेंटर में चला जाएंगे एट सी एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर जी डैश इक्वल टू 0। और अगर हम इधर चले जाएंगे आपके सरफेस में एट ए एक्स इक्वल टू रेडियस ऑफ आर्क, तो इधर हो जाएगा जी डैश इक्वल टू 4 पाई जी रो बाई 3 इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉरी इधर तो एंड जी डस्ट इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू आर, तो इधर ये नहीं रहेगा। तो तो अगर हम जी डस्ट बाई जी करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई आर। तो ये देखो एक्स कितना है, टोटल डिस्टेंस है आर से एच माइनस किया, तो ये होगा आर माइनस एच बाई आर। तो इसमें आ जाता है 1 माइनस एच बाई आर। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि कोई भी टर्म हम लोगों ने नेग्लेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गया इसका वैल्यू। अब अगर हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ऑफ जी डैश वर्सेस एक्स। ओके, जी डैश वर्सेस एक्स ग्राफ, ये भी तो तुम लोग जानते हो कि ये ग्राफ अंदर एक स्ट्रेट लाइन आता है क्योंकि जी डैश प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओके, ये इधर सेंटर से डिस्टेंस लेता हूँ, इधर जी डैश लेता हूँ, इसका वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा जी, जहां डिस्टेंस होगा आर। ओके, एक्स इक्वल टू आर, आर सरफेस का डिस्टेंस। यहां से देखो बाहर में ये बोथ जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा होने से बहुत जल्दी जल्दी जितना दूर जाएंगे जी डैश का वैल्यू डिक्रीज करेगा एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाकर 0 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये शायद रोटेशन पढ़ाते हुए किया था कि वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन ड्यू टू डेली रोटेशन। अच्छा, और एक चीज है, थी डस्ट एट पोल इज स्लाइटली ग्रेटर देन जी जी डस्ट एट इक्वेटर। अच्छा, डैश क्यों लिख रहा हूँ, जी भी लिख सकते हैं एट इक्वेटर। इक्वेटर में क्या है, क्योंकि ये जो रेडियस एट पोल इज स्लाइटली लेस देन रेडियस एट इक्वेटर। तो ये लेस होने से
तो एम जी बाई आर स्क्वायर होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो आर थोड़ा कम होने से ये थोड़ा जी ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ड्यू टू डेली रोटेशन, ये एक बार हम लोगों ने किया था शायद, डेली रोटेशन। तो फिर वही एक बार कर लेते हैं। ये मान लो आता है, तो ये ओमेगा लेके घूमता है। तो ये पार्टिकल को हम लोग इधर ले लेते हैं, एक पार्टिकल, ये छोटा सा रेडियस आर लेकर घूमता है। ये है आपके सेंटर, तो इसको जोड़ेंगे। ये है इक्वेटर, ये पोल है। तो ये जो एंगल है इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो इधर अगर एक मास हम स्मॉल एम को रखेंगे तो इसका ऊपर एक फोर्स आ जाएगा। इधर हम सूडो फोर्स लेकर चलेंगे, ठीक। हाँ, क्योंकि उसी से ये इजी होगा। तो इसका ऊपर इस तरफ एक फोर्स आ जाएगा जिसका वैल्यू होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका कंपोनेंट इस तरफ होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ठीक है। ये एंगल भी तो लैम्डा ही है। और इस तरफ एक फोर्स आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर हाइट। मैंने रोटेट पढ़ाते हुए कहा था कि इसकी वजह से ये हम इधर से कुछ चीज फेंकेंगे, ये वर्टिकल लाइन पकड़ेंगे नहीं, ये थोड़ा सा हल्का सा इधर आना था, इधर चला जाएगा ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है। और ये फोर्स क्या करेगा, ये तो एम जी को अपोज करता है। तो नेट होगा एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस ये एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा, ठीक है। आप देखता है ए तो आर है, ये लैम्डा होने से ए भी लैम्डा है। स्मॉल आर ये कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इज ऑल्सो कॉस लैम्डा। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस लैम्डा आ जाता है। तो इसलिए इधर से तो एम कैंसिल कर सकता हूँ। तो जी डस्ट इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा आ जाता है। एक तो पहले था और एक दूसरा आ गया। तो एट पोल क्या होता है, ये है पोल और ये तो इक्वेटर, ये है इक्वेटर। तो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ ये रेडियस थोड़ा सा कम है इसलिए जी ज्यादा है इधर। और ड्यू टू रोटेशन देखो, ये आर इधर आके जीरो हो जाता है। तो आर जीरो होने से इसका कोई रोटेशन का कोई असर नहीं पड़ता है पोल में। और इधर से भी देखोगे तो लैम्डा होता है 90 डिग्री। तो एट पोल लैम्डा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो देयरफॉर जी डस्ट इक्वल टू जी, ठीक है ना। और एट इक्वेटर cos cos 90 जीरो, एट इक्वेटर क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री। तो जी डस्ट इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है इसका वैल्यू इसका वैल्यू आता है राफ 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, तो अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो इक्वेटर में गोल्ड खरीदेंगे, इधर वेट थोड़ा कम होगा और पोल में जाकर बेचेंगे, ठीक है ना। इधर थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे ही कह दिया। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ, ये तो समझ में आया, इजी था। हर चीज इजी है फिजिक्स में अगर हम लोग ठीक से समझेंगे। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, बहुत कंफ्यूज कर देता है फिजिक्स। हाँ, 50। आज तो लगता नहीं है ग्रेविटी का प्रॉब्लम कर पाऊंगा। ये तो थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते टाइम बीत जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। अच्छा, तो लेकिन कुछ चीज ठीक तरह से समझना चाहिए। हाँ,
आ, ये मैं मेंशन कर दूंगा एक पॉइंट को जब पोटेंशियल एनर्जी को निकालूंगा। अच्छा, अब आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जैसे है, इंटेंसिटी को हम ई से लिखता है, वो है फोर्स ऑन यूनिट मास। तो इधर अगर एक मास का पार्टिकल बॉडी है, आग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इधर एक स्मॉल एम को रखा, इसके ऊपर फोर्स आता है एफ, तो ई होता है एफ बाई एम। ठीक है ना। एम के ऊपर फोर्स आता है एफ, तो इसके ऊपर फोर्स आता है एफ बाई एम। तो ये डिस्टेंस अगर आर है तो ई इक्वल टू हो जाता है जी एम बाई ये आर स्क्वायर। ठीक है ना। जी एम तो स्मॉल एम कट जाएगा, और अगर हम इसको वेक्टर से लिखना चाहेंगे तो ये वेक्टर होगा जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, लेकिन अब यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह होगा। ठीक है। इस तरह भी ले सकता है यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, तब एक माइनस पुट करना पड़ेगा। और ये देखो, ये इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर केजी। ठीक है ना। तो न्यूटन तो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आता है, जो स्मॉल जी का वैल्यू है। ये अगर हम आर के बारे में सोचेंगे तो ये इक्वल टू एम जी बाई एम, तो हो जाएगा जी। ठीक है ना। तो इतना न्यूटन पर केजी हम लोग लिखते हैं, या हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम लोग नहीं लिखते। जब इंटेंसिटी के बारे में बोलते हैं तो न्यूटन पर केजी लिखते हैं, वैल्यू तो वही 9.8 आएगा। तो आप एक छोटा सा चीज है, हाँ, ये सही तरीका से सीखना चाहिए कि ई इक्वल टू माइनस डीवी डी एक्स। ये हमारा जो इंडियन किताब है, 12वां साल का किताब छोड़ के, हर जगह ये ऐसा मापिक इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है। तो उधर तो फोर्स है रिपल्सिव, इधर फोर्स है अट्रैक्टिव, तो दोनों में ये आता है, लेकिन इसका जो डिडक्शन में कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो मैं इसको समझाता हूँ। अच्छा, समझाने के लिए मैं ये वर्टिकल लाइन में ले लेता हूँ। ठीक है। ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। तो देखो, ये ऊपर में है, हाँ, वर्टिकल ये आप, तो ई तो इस तरफ आएगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आएगा। तो देखो, वर्क डन वर्क डन टू डिस्प्लेस स्मॉल एम, इधर एक मास स्मॉल एम फ्रॉम स्मॉल एम इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 kg टू डिस्प्लेस यूनिट मास। ठीक है, ये तो फोर्स ऑन यूनिट मास है, यूनिट मास फ्रॉम ए टू बी। हाँ, ए टू बी इज डी डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू डी एक्स। ठीक है। देखो, ई जिस तरफ, सॉरी, ई इंटू ए बी, अब ए बी को हम लोग डी एक्स लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू डी एक्स लिखने से क्या होता है, ये छोटा सा डिस्टेंस में ई कांस्टेंट रहता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आता है ई इंटू डी एक्स। ये चीज, हाँ, इसको सही तरीका से समझना चाहिए। ठीक है ना। तो ये बहुत काम का चीज है, ये जो मैं बताता हूँ, देख कर लगेगा ये क्या है, बहुत इजी चीज है। तो अब देखो, ये जो भी है पोटेंशियल, हाँ, पोटेंशियल क्या है, भी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास। ठीक है। यूनिट मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको कहते हैं भी। तो जब ये ई खुद काम करता है, ये देखो, इसको छोड़ दो, तो ई इसको उठा के ले जाएगा इधर,
तो जब ई खुद काम करता है तब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। एक पार्टिकल को जब ऊपर से नीचे लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं वर्क डन बाय बाय कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स मालूम है, बाय कंजर्वेटिव फोर्स ई डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका होगा जूल पर केजी, ठीक है ना। पोटेंशियल भी, पोटेंशियल एनर्जी अब ये नहीं बात, तो ये भी तो एनर्जी है। तो ऊपर से नीचे लाओगे तो क्या होगा, ये जो, सॉरी, ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज कर देता है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जब आगे जाकर पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत कुछ समझने के लिए ये पॉइंट बहुत इजीली सब कुछ समझा देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने स्टार मार्क इसलिए किया कि ये पॉइंट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लेकर अगर बी से ए तक ले जाएंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। तो देयरफॉर डी यू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर देता है तो आता है ई डी एक्स। तो ई, सॉरी ये भी होगा, भी सॉरी, ये तो पर यूनिट मास, तो ई इक्वल्स टू माइनस डी वी डी एक्स आ गया, ठीक है। अगर हम फोर्स लेंगे, फोर्स इक्वल टू देखो एम इंटू ई, तो ये आ जाएगा माइनस डी एम भी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस डी यू डी एक्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी लेना होगा, मास इंटू भी करने से ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। तो इसको भी जरूरत पड़ेगा कभी कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इधर आप देखते हैं नेगेटिव क्यों आया, हाँ। तो हम लोग ये जो डीवी है ना, डीवी, ये एक्चुअली हम लोग ए से बी तक गया, किधर से किधर, ए से बी तक एम मास को लेके गया। तो ये तो चेंज, जब हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, भी माइनस भी ये किया। अब देखो, ये जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होता है। तो इधर का जो पोटेंशियल ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, तो इससे इसको माइनस किया, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया, डीवी एक्चुअली ये है। तो एक्चुअली क्या है कि भी इज लेस देन भी ए, हेंस डीवी इज नेगेटिव। समझ में आया? तो ये रिलेशन आ गया, हाँ। लेकिन ये जो मैंने 3 स्टार दे के रखा, वो जब तक फिजिक्स पढ़ोगे काम का चीज है, आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। और ये जो नेगेटिव साइन, ये क्या इंडिकेट करता है, फिजिक्स में जब भी नेगेटिव साइन आता है तो हम लोग उसका मीनिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई भी डिक्रीजेस, यही तो बताया ना, ई के डायरेक्शन में बी में गया तो भी डिक्रीज कर गया, इसलिए नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन indicates that V decreases along the direction of E, ठीक है। तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी में चला जाऊंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम एक टू पार्टिकल
टू बॉडी सिस्टम को सोचेंगे। हाँ, इधर एक मास है कैपिटल एम और इधर एक मास है स्मॉल एम। हाँ, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जैसे कि आर लेता हूँ आर। तो इधर जब पार्टिकल रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, ये दो पार्टिकल, ये दोनों को लेकर पोटेंशियल एनर्जी आता है। जब हम लोग आज के बारे में सोचते हैं, एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, तो एक्चुअली क्या होता है, अर्थ का कोई शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अर्थ अपने जगह में रहता है, पार्टिकल ऊपर से गिरता है तो अर्थ का कोई पोजीशन चेंज नहीं होता। इसीलिए हम लोग लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और ऑफ द बॉडी एक्चुअली क्या है, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अर्थ और उस पार्टिकल को लेकर पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन हम लोग अर्थ के बारे में कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम यही लेकर चलते हैं। टाइम तो खत्म होने वाला है, तो फिर नेक्स्ट स्लॉट में ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अभी खत्म होगा तो मैं नेक्स्ट स्लॉट में के लिए इंतजार करता हूँ। सॉरी सॉरी, अरे टाइम तो 8 कितना तक है, 8:20 तक ना, सॉरी। हाँ हाँ, 8:20 तक तो आगे तो चल सकते हैं। हाँ, तो इसको निकालने के लिए ये टू पार्टिकल, टू बॉडी सिस्टम या पार्टिकल लिख सकते हैं, टू बॉडी सिस्टम, लेकिन नेसेसरीली बोथ मस्ट बी स्फेरिकल। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अच्छा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या, कि एक बॉडी को इधर फिक्स करके रख दो, दूसरे बॉडी को इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाओ, इतना तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा वही होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस क्यों, क्योंकि देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस में इसका कोई फोर्स इसका ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक स्प्रिंग का हेल्प लेता हूँ। हाँ, ये शायद पहले भी कहा था कि एक स्प्रिंग को अगर तुम फोर्स देकर कंप्रेस करोगे, ये है इसका नॉर्मल लेंथ, ठीक है, नॉर्मल लेंथ। तो इसको अगर हम कंप्रेस करेंगे तो इसमें एनर्जी स्टोर होगा, इतना तक कंप्रेस किया तो इसमें थोड़ा एनर्जी कम, इसमें थोड़ा एनर्जी स्टोर होगा। तो किस जगह से कंप्रेस करना पड़ेगा, जब स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं दे रहा है, उसी से लेकर इतना तक कंप्रेस करने में जितना वर्क ये फोर्स किया है वही होगा स्प्रिंग में जितना एनर्जी स्टोर होता है वही। तो सबसे पहले मैंने एफ लगाया, लेकिन ये जो फोर्स स्प्रिंग तो एफ को एक्चुअली अपोज, पूरा एफ को अपोज नहीं किया। तो सबसे पहले स्प्रिंग का ऊपर कितना फोर्स, जब मैंने स्टार्ट किया तो फोर्स है 0, जब कंप्रेशन कंप्लीट होगा तब फोर्स होगा एफ। ऐसा लेकर करना पड़ेगा स्प्रिंग के लिए, वो तो छोड़ो, वो शायद पहले किया था। तो इसको कंप्रेस करना पड़ेगा जब ये नॉर्मल लेंथ में है, इसका मतलब है स्प्रिंग फोर्स इस पॉइंट में स्प्रिंग फोर्स है 0, ठीक है ना। तो इस जगह से इसको अगर तुम पहले से ही कुछ कंप्रेस करके रखो, जब स्प्रिंग फोर्स आ गया तो इसमें थोड़ा एनर्जी तो स्टोर है, तो जो वहां से यहां तक लाने में जितना हम वर्क करेंगे, तो वो वर्क तो टोटल एनर्जी नहीं दे पाएगा, क्योंकि पहले से कुछ एनर्जी है। अगर स्प्रिंग पहले से थोड़ा सा भी कंप्रेस किया हुआ है तो उसमें थोड़ा एनर्जी है। तो इधर हम लोग लेते हैं कहा, जब स्प्रिंग उसका नॉर्मल लेंथ में है तब स्प्रिंग फोर्स 0 है, उसी कंडीशन से इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। जितना वर्क हम करेंगे कंप्रेस करने में, उतना ही इसके अंदर एनर्जी बन के रह जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन के। तो इधर भी एक एम है, तो इसको जब लाऊंगा
तो ऐसा पोजीशन से लाना पड़ेगा जहां इसके लिए फोर्स जीरो है। तो वो कितना डिस्टेंस में जीरो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस में। तो इसलिए हम लोग को ये पार्टिकल को इंफिनिटी से लाना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली बात। दूसरा बात ये है कि इसको हम तो जब लाएंगे तब इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं इंक्रीज होना, इसका सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज होना चाहिए। क्योंकि अगर इधर लाया जब, तब इसका वेलोसिटी आए भी, तो वर्क के कुछ पार्ट तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए चला गया, तो वो पोटेंशियल तो टोटल वर्क डन को हम से पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले सकते, क्योंकि एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी में चला गया। तो हर टाइम इसको इक्विलिब्रियम में रखकर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू बॉडी सिस्टम इज इक्वल टू is the work done by some external agency to bring one particle from infinity to a particular point while the other particle remains fixed at its position, ठीक है। विदाउट इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जिसको मैं लाऊंगा उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा, तो हर जगह उसको इक्विलिब्रियम में रखकर लाना पड़ेगा। तो वो पार्टिकल शायद ऐसा करने से नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो क्या होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। तुम सोचोगे भाई इंफिनिटी से लाना पड़ेगा, फिर हम वेलोसिटी को नहीं बढ़ा पाऊंगा। छोटा सा वेलोसिटी ले लो, 1 मिलीमीटर पर आवर वेलोसिटी दे दिया, उसके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं होगा। तो उसी वेलोसिटी से वो इंफिनिटी से इधर आएगा, कब आएगा मालूम नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा करते हुए पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जब ये एक्स डिस्टेंस में है तब देखो एफ कितना है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस, देखो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, नहीं तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो जाता है इस तरफ डिस्प्लेस करने से। बहुत सारे किताबों में देखा है इस तरफ डिस्प्लेस किया, फिर कुछ गड़बड़ करके ले आया, लेकिन इसमें आता नहीं है। तो हर किताब, तुम वर्मा को देखो या रश्मि हॉलिडे को देखो या जीमांस की, हर जगह इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया। इस तरफ डिस्प्लेस करने में इसका ओरिजिन इधर है, इस तरफ डिस्प्लेस करने में ओरिजिन इंफिनिटी में चला जाता है, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव, तो वो सब छोड़ो, इस तरफ डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन अगेंस्ट, क्योंकि देखो एप तो खुद इस तरफ डिस्प्लेस नहीं करेगा, तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो एप के बराबर है उसी को देकर इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वर्क डन अगेंस्ट एप टू डिस्प्लेस स्मॉल एम फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स इज डी डब्ल्यू इक्वल टू, वो जो एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, हम तो काइनेटिक एनर्जी नहीं इंक्रीज करना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो एफ के बराबर होगा, और जिस डायरेक्शन में एफ काम करेगा एक्सटर्नल फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ है एक, लेकिन एफ एक्सटर्नल एफ फोर्स है इस तरफ और एफ एक्सटर्नल है इस तरफ, ठीक है ना। तो जिस तरफ एफ एक्सटर्नल है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए वर्क पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे वही कि भाई मैंने कहा था वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी। देखो आज से अगर तुम दूर में ले जाओगे, जितना हाइट में चले जाओगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इधर हम उसी को यूज करेंगे, हाँ, वर्क डन बाय ए सॉरी, ये तो बाय नहीं हो रहा है, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? जिस फोर्स के अगेंस्ट में काम करने से एनर्जी स्टोर हो जाता है।
उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स increases potential energy. हाँ, increases potential energy. So therefore du equal to plus dw equal to f dx. बस एक बार du का रिलेशन आ गया तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हो गया जी एम एम इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, एफ का वैल्यू पुट कर दिया तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। देखो डिस्टेंस जब इन्फिनिटी था तब दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। डिस्टेंस जब आर है तब पोटेंशियल एनर्जी है यू। इसको हम यू आर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये यू आ जाएगा, इधर यू आर आ जाएगा। इसको जी एम एम इधर एक माइनस आएगा 1/x फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, क्योंकि ये तो है एक्स टू दी पावर -2 dx। इसको इंटीग्रेट करेगा तो एक्स टू -2 प्लस 1/-2 प्लस 1। देखो माइनस आ जाता है तो ये हो जाता है यू आर -0 का मतलब यू आर ये होता है जी एम एम इंटू -1/r प्लस 1/∞। 1/∞ तो 0, तो यू आर आ जाता है -GMM/r। ठीक है, ये एनर्जी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? देखो जब एनर्जी पॉजिटिव होता है, मान लो कि ये एक बॉडी है, हाँ, इसका ये चार्ज बॉडी है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज, इसको हम ले आएगा, इसको दूर से लाएगा तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो विथ इसका अगेंस्ट में इसको लाकर इधर रखेंगे तो हमको ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हाँ, ये एकदम सही होना चाहिए। ये आ, क्या कहूँ, आजकल का टीचर लोग ज्यादा सोचते नहीं है, इसलिए जो मैं कहता हूँ ये सब कोई कहता नहीं है, लेकिन जब हायर स्टडी जी में सर। जाओगे तब बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए ये सब हम्म। जानना पड़ेगा। अच्छा, इधर देखो नेगेटिव है, इस नेगेटिव का इनर मीनिंग क्या है? देखो आर जितना बढ़ेगा, हाँ ओ हाँ, ये तो बताते बताते चला गया। हाँ, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसको मैं फिक्स करके रखा, ये एक और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इधर लाया, तो इधर पकड़ के रखना पड़ेगा, छोड़ देंगे तो ये भाग जाएगा उस तरफ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। और ये तो ये जहां से आया इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो इसको पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है इसको छोड़ देने से ये जीरो की तरफ भागेगा, और नेगेटिव एनर्जी का मतलब है जीरो के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। ये तो अट्रैक्टिव फोर्स है, मैं इन्फिनिटी से ले आया तो इसको छोड़ देने में वो जीरो तक नहीं जाएगा, ये इधर चला आएगा। ठीक है ना? तो और एक चीज है, देखो ये अगर ये पॉजिटिव होता तो आर इंक्रीज होने से यू आर डिक्रीज होता, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तो जितना आर जितना बड़ा लोगे तो इसका वैल्यू उतना छोटा आएगा। तो लेकिन हम लोग जानते हैं -5 इज ग्रेटर देन -10, तो ये आर जब बढ़ेगा तब क्या होगा, इसको डिवाइड करने में छोटा सा छोटा छोटा आएगा, तो लेकिन उसमें क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा यू आर। तो नेगेटिव ये समझ में आया? तो क्योंकि मान लो कुछ डिवाइड करने में -10 आया, तो ये तो नंबर है बड़ा, लेकिन ये जब आर इंक्रीज होगा तो ये घटेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट ये मैग्नीट्यूड ये कम होने से नंबर इसका ये ज्यादा होता है, -5 इज ग्रेटर देन -10। तो नेगेटिव साइन indicates indicates that UR decreases, sorry, UR increases with the increase of R, क्योंकि वैल्यू छोटा होता है, increase of R and becomes maximum that is equal to 0 at infinity। क्योंकि हर टाइम ये तो नेगेटिव रहता है ना, तो इसका वैल्यू जितना कम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा। ठीक है,
तो ये इंफिनिटी में जाकर ये 0 होगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब ये हो गया। आप देखते हैं वो जो एमजीएच वाला फॉर्मूला हम लोग लाए हैं, पहले एमजीएच वाला एक फॉर्मूला वर्क एनर्जी पावर में लाया था, वो क्या है उसको थोड़ा सा देखेंगे। आ, आ, तो ये होगा 52, 52, ये है 53। तो मान लो ये आर्क सरफेस है, हम लोग बहुत इधर लेंगे तो बहुत डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस नहीं दिखाएगा तो लिखेंगे कैसे, तो इसलिए ऐसा दिखाया। तो मान लो ए में एक पार्टिकल है बी में, इसको हम ए से बी तक ले गए, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ए में जब था तब, ये तो आपका मास है एम, तो ए में इसका पोटेंशियल एनर्जी है -GMM बाय स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। जब बी में चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, -GMM बाय आर प्लस एच। तो देखो ये बड़ा है, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए इक्वल टू, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो -GMM बाई आर प्लस एच प्लस GMM बाई आर। तो मैंने क्या करूंगा, GM बाई GM को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या होगा 1/r माइनस 1/r प्लस एच, ठीक है। तो ये कितना आएगा, GM इंटू, ये आएगा R इंटू आर प्लस एच, इधर आर प्लस एच माइनस आर कट गया। हम लोग जानते हैं कि आर्क सरफेस में जब कोई चीज को रखते हैं तो ये जो mg है ये GM बाई MM बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। MM कट गया तो GM इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर, ये तो हमने पहले किया है, तो इसका जगह हम जी आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इंटू एच है और इधर है आर इंटू आर प्लस एच, तो क्या होगा, एक आर कट जाएगा। अच्छा, मैं एम को कहाँ छोड़ दिया, इधर एक एम था, इधर एम होना चाहिए। तो ये आया देखो MGH इंटू आर बाई आर प्लस एच। आप देखो व्हेन H is very very smaller than R, okay, then R by R plus H nearly equal to 1. So therefore UV minus UA इक्वल टू MGH आ गया। तो ये जो MGH हम लोग करते हैं, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। अगर हम लोग सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा MGH। ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस को ये देता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल टू MGH। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हम लोग को U मिला -GMM बाई आर, तो U बाई एम, इसको लिखेंगे -GM बाई आर। तो ये जो है ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ, इट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास, ठीक है। यूनिट मास का पोटेंशियल एनर्जी कितना है आप हम देखेंगे एस्केप वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी लेकर एक बॉडी को थ्रो करने से वो पूरा ग्रेविटी के बाहर से इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला जाएगा। तो हम लोग देखेंगे एस्केप वेलोसिटी, इसको हम इजी तरीका से ही करेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी मान लो ये आग भी हो सकता है, कुछ भी बॉडी, यहाँ से ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में, कुछ भी डायरेक्शन में इसको भी लेकर छोड़ दो, तो ये होगा एस्केप वेलोसिटी। तो ए पॉइंट में इसका जितना एनर्जी इनफाइनाइट में
उसका एनर्जी वही सेम होना चाहिए। तो इधर दैट इज टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। इधर जितना एनर्जी है वो अगर इन्फिनिटी में चला जाएगा तो उसका एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। तो ए पॉइंट में कितने एनर्जी है, हाफ एम, इसका मास अगर एम है वी ई स्क्वायर, और इसका पोटेंशियल एनर्जी है -G mm/r, ठीक है ना। आर है इसका रेडियस। तो इन्फिनिटी में टोटल एनर्जी जीरो होने से काम चलेगा, तो ये तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना। तो एक पार्टिकल को इसके वेलोसिटी देकर हम छोड़ेंगे तो वो कहाँ से ऊपर, जिस तरह भी डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो हाथ को जाकर टकराएगा। हॉरिजॉन्टल में भी हम थ्रो कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये सीधा जाएगा, नहीं तो ऐसा करके जाएगा, तो चला जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस में इतना वेलोसिटी। और इधर हमने एआर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया, आर्थ के लिए एआर रेजिस्टेंस को नहीं लिया। एआर रेजिस्टेंस को लेंगे तो ये यहाँ से जितना आता है उससे भी ज्यादा होगा। तो और सिंप्लिसिटी हम लोग एआर रेजिस्टेंस को नहीं लेते हैं। तो यहाँ से आता है हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम भाई कितना था, आर था। हाँ, तो यहाँ से एक एम कट गया तो वी ई आ गया √2 2 GM/r, ठीक है। और अर्थ, अर्थ से अगर किसी को हम फेंकेंगे तो ये 2 GM की जगह GR² ले सकते हैं, 2 GR² तो ये हो गया √2 2 GR। तो अर्थ से वैल्यू पुट करोगे तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है, ठीक है ना। तो इतना आता है, ठीक है। तो अर्थ को अगर हम ब्लैक होल बनाएंगे, इफ वी अर्थ को कंप्रेस करता हूं, कंप्रेस करते करते ऐसा अर्थ को अगर हम ब्लैक होल बनाएंगे तो escape velocity from earth must be greater than equal to velocity of light होगा, ठीक है ना। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर किसी को हम ब्लैक होल बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका escape वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा होगा, तो लाइट भी निकल नहीं पाएगा। तो फॉर अर्थ टू become a black hole, become a black hole, GM/r must be greater than equal to velocity of light। तो इसमें रूट था तो 2 GM, तो मैं इधर GR बना देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू C²। तो यहाँ से जो R का वैल्यू आता है C²/2G, तो हाँ, ओ सॉरी सॉरी, एक गलती हो गया, क्योंकि R जब छोटा बनेगा तब तो ये GM इक्वल टू GR² ऐसा हम लिख नहीं सकते। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 GM/r ग्रेटर देन इक्वल टू C। तो R होगा लेस देन इक्वल टू 2 GM/C, ठीक है ना। तो इसको हम GR² लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो G का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 6.67 × 10⁻11, और अर्थ का मास है
6 into 10 to the power 24 divided by 3 into 10 to the power 8 इसका स्क्वायर। तो ये ऐसा करने में ये आता है roughly 8.89 into 10 to the power minus 3 मीटर। हाँ, अब ये इस जगह हम कैपिटल GM सेव है, इधर आर नहीं है, इसको हम जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं। जी का वैल्यू और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा। लेकिन इधर अगर पुट करेंगे तो ये आर तो आर्थ का रेडियस है ना, तो ये हम आर प्लस एच से एक कट गया है, तो इधर होता है जी एम बाई आर प्लस एच। ठीक है, तो इधर हम जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच। ठीक है, तो एक आर तो बाहर आ जाता है, तो ये होता है आर तो आर जी बाई आर प्लस एच। तो ये सब फॉर्मूला मैं याद नहीं रखता, जब प्रॉब्लम करता हूँ तो ये मेरा मेन फॉर्मूला है, उसी से मैं करता हूँ। ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो तो फॉर्मूला याद करके रख सकते हो। लेकिन फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह सही होना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम से फॉर्मूला से नहीं होता है। तो अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहेंगे तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच होगा, सर्कुलर ऑर्बिट का लेंथ, उसको वी नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। यही तो हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर कर सकते हैं। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वी नॉट का, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच, उधर एक आर आया था बाई आर इंटू रूट ओवर आर प्लस एच बाई जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच बाई जी। तो ये आता है वैल्यू। मैं तो इस फॉर्मूला को याद कभी नहीं रखता, एम भी स्क्वायर बाई आर प्लस एच उसी से कर लेता हूँ। अच्छा, इफ फॉर ए सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ, हाँ, एच इज वेरी लेस, वेरी लेस, इतना नजदीक, तो हम आर प्लस एच को रफली आर ले सकते हैं। तो तब हो जाता है वी नॉट इक्वल टू आर इंटू रूट ओवर जी बाई आर, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर जी आर। इसका वैल्यू रफली 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। और वी ई ये तो है रूट ओवर 2 GR, तो इसलिए रूट 2 वी ले सकते हैं। आज अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? एक सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? ये एक सैटेलाइट, इसको, ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो ये ऐसा कोई ऑर्बिट, इस ऑर्बिट का सेंटर अर्थ का सेंटर से कंसाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? और जियो स्टेशनरी होने से क्या होगा, जिसका ओमेगा ये होगा ऑर्बिट, हाँ, ये होगा ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन में रहना होगा चाहिए। ठीक है ना? तो अर्थ का ये मान लो एक्सिस है, तो ये इस तरह बात घूम रहा है, तो ये होगा, इधर ये होगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाँ, ये तो ये इसका अर्थ घूमता है विथ ओमेगा एंगुलर स्पीड। ये भी अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमेगा, तब हम लोग जहां से भी देखेंगे लगेगा कि ये विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ एक जगह में है, तब ये बनेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हाँ, फॉर जियो स्टेशनरी
satellite. Age roughly 36,000 किलोमीटर होता है। ये प्रॉब्लम करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। इसका स्पीड रफली होता है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, और ओमेगा इसका होता है, ओमेगा इसका टाइम पीरियड होगा 24 आवर्स। टाइम पीरियड इक्वल टू 24 सर ये आवर्स। अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेंगे ये सैटेलाइट? हाँ, ये लगेगा कि स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, एक जगह में जैसा अर्थ घूमता है, मान लो ये अर्थ है, तो ये अर्थ जैसे घूमेगा ए भी घूमता है। इस पॉइंट को ले लो सैटेलाइट, तो ए जितना घूमेगा अर्थ भी घूमेगा, अर्थ जैसा घूमता है ऐसे, तो एक जगह रहता है ऐसा लगेगा। ठीक है, तो और एक चीज है कि कभी ये जो सैटेलाइट है इसका सेंटर इधर ही होना चाहिए, ऐसा कोई सेंटर हो नहीं सकता। क्योंकि अगर इधर हम सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो इसका ऊपर देखो एक फोर्स को इस तरफ आएगा ना, इस फोर्स का एक ये कंपोनेंट है, ये मान लो सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है ये तो इसको रहने नहीं देगा, तो ये इसको लाकर नीचे गिरा देगा। तो अगर इधर रहेगा तो क्या है, देखो फोर्स इज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये फोर्स इसका हो, इसका कोई कंपोनेंट नहीं है इस तरफ, तो ये फोर्स इसको इस ऑर्बिट में रखेंगे। ठीक है, तो हर सैटेलाइट का ऑर्बिट का जो सेंटर वो अर्थ का सेंटर से कोइंसाइड होना चाहिए। और एक पोलर सैटेलाइट होता है, वो सब जियोग्राफी का, ये जो पोल के ऊपर से ऐसे घूमते हैं, तो इसका ये सेंटर होता है, ये है। एक बार किताब से देख लेना ये, इसको हम कैसे क्या करते हैं। ये बहुत हर दिन 2-4 बार सेम प्लेस को विजिट करता है, तो कहीं आग लग गया, कुछ हो गया, ये सब आना थी माँ। देख सकता है। हाँ, पोलर सैटेलाइट से हम लोग जान जाते हैं कि भाई इधर क्या है उधर क्या है, ये सब चीज। ठीक है, तो अब ये तो होगा। अब सैटेलाइट का तो एनर्जी होना चाहिए। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि एक सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर में लाकर जितना वेलोसिटी है उसको देकर छोड़ दिया, वो ऐसे ही घूमेगा ऐसा नहीं है, इसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। क्योंकि ये अर्थ का सेंटर से डिस्टेंस, अर्थ तो एक्चुअली परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो एक एक जगह रेडियस एक एक टाइप का होता है, तो इसलिए इसको मॉनिटरिंग करता है। कभी इधर इसको थोड़ा बाहर ले जा, इस ऑर्बिट से थोड़ा इधर इसको हटा देना पड़ता है। तो ये पूरा जब तक सैटेलाइट चलता है एक कंप्यूटर से उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ये सैटेलाइट के अंदर कुछ गैस वगैरह भर देता है, ये इधर से गैस निकलेगा तो इधर जाएगा, जब गैस खत्म तो सैटेलाइट भी खत्म। ठीक है ना, तो इसीलिए एक सैटेलाइट लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है। ठीक है, तो आप देखते हैं एनर्जी, हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, हाँ, एनर्जी, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी भी देखो, मैं क्या करता हूँ तो एम स्क्वायर यही से लेता हूँ, आर इक्वल टू जी एम एन बाई आर स्क्वायर। आर है सेंटर से डिस्टेंस, ये है एक सैटेलाइट, ये आर डिस्टेंस में, ये टोटल डिस्टेंस है आर। ठीक है, यहाँ पर एक सैटेलाइट है जिसका मास है एम और वीओ वेलोसिटी लेकर चलता है। अच्छा, इधर वो लगा देता हूँ, तो एम वीओ स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम बाई 2 आर आ गया, 2 आर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी बन गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हम लोग जानते हैं कि माइनस जी एम एम बाई आर होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी, ये तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल
तो ये होता है माइनस Gmm/2r, ठीक है, 2r। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये देखो, एनर्जी इस तरफ एनर्जी है पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा होगा। हाँ, ये डिस्टेंस है r, और काइनेटिक एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी, ये भी तो फाइनली नेगेटिव है, इसका आधा है, और ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसा माफिक कुछ आएगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल, और ये मैकेनिकल एनर्जी। इसको अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मॉड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं केप्लर्स लॉ की तरफ। हाँ, तो केप्लर्स लॉ एक्चुअली, ये जो केपलर का एक गुरु था, उसका नाम था टाइको बाहे। टाइको बाहे का काम क्या था? हर दिन, हर शाम को वो उस स्काई की तरफ देखते थे, और कौन सा प्लेनेट किधर है वो सेलेस्टियल स्फीयर में मार्क करते थे। हर दिन ऐसा ईयर टू ईयर, बहुत सारे ईयर को लेकर ऐसा मार्क किया। लेकिन वहां से टाइको बाहे कुछ फॉर्मूला निकल नहीं सकते। तो मरने का टाइम में उसका जो डायरी था, उसमें हर डेट, अब ये वेनस इधर है और जुपिटर इधर है, वो जो डायरी में था वो केबलर को दे दिया, बेटा ये ये तुम लेकर देखो तो कुछ तुम्हारा काम में आएगा या नहीं। तो केपलर उस डायरी को स्टडी करते हुए 3 लॉस लाया था, हाँ, प्लैनेट के लिए। तो पहला लॉ क्या था? पहला लॉ था हर एक प्लैनेट के लिए, हाँ, ये ऑर्बिट इतना सा ऐसा नहीं, थोड़ा सा सर्कुलर दिया, इससे कम ये है। तो ये फोकस में सान रहता है, एक फोकस में सान रहता है, और प्लैनेट इस ऑर्बिट में चलता है, ठीक है ना। प्लैनेट ऐसे चलता है। तो हर एक प्लैनेट के लिए ऑर्बिट डिफरेंट होना चाहिए, होगा, लेकिन ये होगा कॉमन फोकस। और एक अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, कुछ दूसरा प्लैनेट के लिए उसका भी फोकस यही स्थान पर होगा, ठीक है। ये था पहला लॉ। नंबर 2 था कि ये जो प्लैनेट जब चलता है तब क्या करता है, इसका ये जो इधर ए से बी गया, से जितना टाइम लगा प्लैनेट को, हाँ, मान लो सी से डी गया, सी से डी तक गया सेम टाइम में, और ये जो प्लैनेट का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सन, ये जितना एरिया स्वीप करता है, ये एरिया का सेम टाइम में सेम एरिया क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये होगा एरिया एरिया एस ए बी इक्वल टू एरिया एस सी डी इक्वल टू एरिया एस ई एफ। कब? कि इसमें अगर टाइम है टी, तो इसमें भी टी, और इसमें भी टी टाइम लगा, हर सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करता है। इसको हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो मान लो, प्रूफ की जरूरत नहीं है तो, लेकिन सीखने में क्या है कि मान लो एक प्लैनेट इधर था, रेडियस था आर, छोटा सा डिस्टेंस चलाया, ये है डी आर, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ चला आया, ए से बी आया। तो ये जो एरिया
ट्रायंगल का एरिया हम लोग जानते हैं, ट्रायंगल का एरिया डी ए इक्वल टू आर क्रॉस डी आर, ऐसा है ना, हाफ ऑफ आर क्रॉस डी आर, ये है ट्रायंगल का एरिया। तो ये आर प्लस डी आर, देखो है ना, वेक्टर से ये इसको ऐड करोगे तो ये आएगा। तो डी ए बाई डी टी कितना होता है, देखो हाफ, इधर है आर, इधर मैं डी आर बाई डी टी कर देता हूँ, तो ये बन गया ना वेलोसिटी। तो हाफ, इधर एक एम भी लाता हूँ, तो ये आर है, इधर है क्रॉस एम, ए हो गया भी। ठीक है, डी आर डी टी तो वेलोसिटी है, तो आर क्रॉस एम भी क्या है, इसका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एल है एंगुलर मोमेंटम। तो आप देखो ये जो स्थान, हाँ ये स्थान है और इधर एक प्लेनेट है पी, तो फोर्स इस तरफ है फोर्स, ठीक है ना, और तो फोर्स इस तरफ है और आर है इस तरफ, तो आर और फोर्स के बीच में एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 180 डिग्री। सो देयरफॉर आर क्रॉस एफ इक्वल टू 0 होता है ना, साइन 180 0 होता है। तो ये एल तो जैसे कि टाउ इक्वल टू 0, हाँ अच्छा इधर ठीक है, वेक्टर साइन नहीं देना हो, तो देयरफॉर एल इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि टॉर्क 0 होने से एल कांस्टेंट होता है, तो देयरफॉर डी ए डी टी, ए भी कांस्टेंट हो गया ना, तो डी ए डी टी इक्वल टू कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट इज कांस्टेंट, हाँ ये है सेकंड लॉ, समझ गया। अब इसका थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ है कि अगर एक प्लैनेट का ये है एवरेज ऑर्बिट, हाँ इसका रेडियस ये है एवरेज, इसको हम सर्कुलर ले सकते हैं, तो ये है आर, तो ये अगर एवरेज रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होता है, तो इस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, हाँ उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आता है। ये भी हम लोग बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये सन का मास है एम, प्लैनेट का मास है स्मॉल है, तो एम तो कट गया, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर देखो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब आ गया, तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब देखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो 1 बाई ओमेगा इक्वल टू टी बाई 2 पाई, इसका मतलब है ओमेगा प्रोपोर्शनल टू टी, तो सॉरी 1 बाई ओमेगा प्रोपोर्शनल टू टी, तो ये क्या होगा, ये 1 बाई ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया। ठीक है, इधर हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 2 पाई बाई टी पुट कर देते तो भी आ जाता। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया, ये है केपलर का थर्ड लॉ। अच्छा, अब एक चीज, वेटलेसनेस इन एन वेटलेसनेस इन एन आर्टिफिशियल फिशियल सैटेलाइट। बात ठीक है, तो इसमें वेटलेसनेस क्यों आता है, ये टाइम शायद नहीं होगा, ये मान लो अर्थ है, यहाँ से 8 डिस्टेंस दूर में एक सैटेलाइट है, 8 डिस्टेंस दूर में, सैटेलाइट को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये है सैटेलाइट, इसका मास है एम, इस इसका फ्लोर में एक स्मॉल एम का बॉडी रख दिया, इसको 8 ए फोर से अपनी तरफ खींचता है, एम जी डैश कर देता हूँ, और इसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है एन,
ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर एक छोटा सा मास है m, इसको 8 इसको सॉरी इसको mg-4 से पुल करता है। नॉर्मल रिएक्शन है m। तो ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को 8 अपने तरफ mg-4 से पुल करता है, तो mg' इक्वल टू देखो mv²/r आता है। ठीक है, mm कट गया तो g' इक्वल टू v²/r। और ये जो पार्टिकल है, जो बॉडी है m मास का, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, mg' - n इक्वल टू e, इसका भी सेंटीमीटर फोर्स। तो ये तो v²/r, ये हो गया mg', इधर -n mg'। तो ये देखो, ये दोनों तो कट गया तो n आ गया 0। ठीक है ना। ये जो बॉडी का ऊपर mg' 8 फोर्स लगाता है, n है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब है फोर्स बाय m ऑन द फ्लोर, ये भी 0 है। एक्शन 0 होने में तब तो रिएक्शन 0 होता है, तो इसलिए ये वेटलेसनेस कंडीशन में है। ठीक है ना। तो इसका ऊपर जो फोर्स लगता है, ये इसका सेंटीमीटर फोर्स क्रिएट करता है, तो कोई इसका नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है। तो ये जैसे कि एक बॉडी को फेंक दो ऊपर से नीचे, जब तक गिरेगा तब इसका वेट 0 रहेगा। एक लिफ्ट के अंदर लिफ्ट को अगर तुम छोड़ दो, जी एक्सीलरेशन लेकर वो गिरेगा, तब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन 0 होता है। तो द बॉडी इज इन वेटलेसनेस कंडीशन, ऐसा होता है। तो ऐसा भी इधर हुआ। तो ये मुझे लगता है पूरा थियोरी मैंने आज कंप्लीट कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका प्रॉब्लम करूंगा। ठीक है। तो आज पूरा थियोरी खत्म हो गया। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हमको पूछ सकते हैं। ठीक है। तो thank you everybody for bothering me for so many hours.